सर जी 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 बोले। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोले आप। सर ये मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 है। दोबारा सर पहले भी आपने बताया लेकिन सर ना क्लियर नहीं हो सका। अच्छा, मैं दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। अरे मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल जो है कि एक अपना नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लड डोनेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है सर कि एक दफा ब्लड देने के बाद दोबारा ब्लड का टाइम है? हाँ जी, मैं बताता हूँ ये क्या सीन है। जब आपने एक दफा किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, फर्ज करें मैंने किसी को ब्लड की जरूरत थी, मेरा और उसका ब्लड क्रॉस मैच भी हो गया, तो मैंने उसको ब्लड अपना डोनेट कर दिया है, तो दोबारा जो साइंस कहती है, जो बॉडी बायोलॉजिकली दोबारा से रेड ब्लड सेल पूरे करती है, वो ये कहते हैं कि 120 दिनों में दोबारा से आपका ब्लड जो है वो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो पूरा ब्लड है आपका 4 to 6 लीटर वो पूरा हो जाता है दोबारा से, यानी कि जितनी भी उसमें कमी आई है, तो वो 120 डेज में हो जाता है, इसीलिए उसको 4 मंथ या 120 डेज हम लोग ठीक करते हैं। जी। तो सर गूगल पे मैंने सर्च किया था तो वहां पे ये था कि आप विद इन अ मिनट, यानी कि कुछ मिनट के बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। सर मैं आपको छोटी सी अर्ज कर दूं, जो लोग मेरे साथ पहले से चल रहे हैं, गूगल पे हर चीज ठीक नहीं है। जी 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 सर, राइट मैं सर। बड़ी माजरत के साथ, ठीक है, गूगल पे हर चीज ठीक नहीं पड़ी हुई, गूगल पे भी मेरे जैसे लोगों ने ही चीजें डाली हुई हैं। जी कईयों सर ने जी तो वो सर। पुरानी डाली है, उसमें बड़ी सारी आगे जो है वो नई जो है वो इन्वेंशन आ गई है, ठीक है, तो वो वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए गूगल बिल्कुल को सही। आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो उतना फॉलो नहीं करना, फॉलो कर सकते हैं, उसमें डायग्राम देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, मैं ये नहीं कहता, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे जो है वो उन पे काम नहीं हुआ, वो वैसे एज इट इज पड़ी हुई है, जी इसीलिए सर। हाँ उसको ज्यादा ना भी करें। सर, नेक्स्ट इसीलिए मैं क्वेश्चन है इसीलिए मेरे 20। साथ जो है मैं वो मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं, मैं उनका आंसर कर देता हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें कहा हुआ कि आप गूगल से भी देखें, हर चीज से भी देखें, मुझसे भी क्लियर करें। सर क्वेश्चन नंबर 24 है, जी फास्ट ट्विच फाइबर। जी जी ये सर रात को भी मैंने आपको सेंड किया था। जी, इसका ऑप्शन डी है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, अभी आपने दोबारा ज्वाइन किया हमें। जी सर, ये नन ऑफ दीज आएगा सर? जी ना, नब दे जाएगा। सर वाइट ब्लड सेल नहीं आएंगे? नहीं, व्हाइट नहीं ब्लड वो सेल्स का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड वाइट किया इन हुआ है। कलर से होते हैं। आप पहले मेरे साथ अगर नहीं आए थे ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, हमारा पहला सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक होगा सर। हाँ जी, मजीद भी इसको मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, ठीक है। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड एमिलीज हो गया हमारे पास, और जो पानी है, ये मेरे पेपर में आया हुआ था कि पानी कहाँ पे हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। बी ऑप्शन इज राइट। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन्स आप लोगों को पता है कि किडनीज हमारी जो है उनकी जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका काम होता है, ब्लड हमारा वहां जाता है नेफ्रॉन्स में, और वो पूरा मैंने सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि वो किस तरह उनकी सफाई कर देता है। ब्लड जो है उसमें से जितने भी इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो सारे प्योरीफाई हो जाते हैं, और वो यूरिन जो है वो यूरिन की शक्ल में वो बाहर हमारी बॉडी से निकल जाता है, बाकी ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। तो नेफ्रॉन्स का क्या काम हुआ? टू प्योरीफाई ब्लड, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन को ठीक है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पता है, सेल एनाटॉमी पढ़े आप लोग तो सेल एनाटॉमी में आप लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे बॉडी का समझ लें कि एक सेल का। जी, लॉन्गेस्ट बोन का क्या काम है जी? ये हमें सपोर्ट देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। इसके दो तीन जो है वो आंसर्स हैं, ठीक है। ये सारे में जो आप लोग इधर कर रहे हैं मेरे पास ना चैट में, इन सब के जवाब मैं एंड पे दे देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? ये ब्लड प्योरीफाई करते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लाखों खरबों सेल्स हैं, सारे सेल्स के अंदर एक एक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह खरबों सेल्स जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी पूरी होती है। हर सेल जिंदा रहता है, हर सेल हमारी बॉडी के ऊपर जिंदा रहना जरूरी है, और इस तरह हमारी पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है उसके तहत हमारी बॉडी काम करती रहती है। और हाउ मैनी बोन्स आर इन अ स्कल? तो इसका मैंने आंसर क्या लगाया हुआ है, ये गड़बड़ी सवाल था जो कि रोला आप लोगों ने जी डाला सर। हुआ था। जी सर, यहाँ पे मसला है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं जी कि इसमें कितनी होती है, ठीक है।
इसको मैं आप लोगों को, वैसे मेरे नोट्स के अंदर ये क्लियर है, फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो ये क्लियर कर दूंगा। मैंने इसका आंसर जो है वो 8 लगाया हुआ है, ठीक है। तो 8 जो है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि 8 क्यों है और 14 क्यों है, ठीक है। तो इस पे डिबेट हो जी सकती है, सर। बट इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर ले, मैं इसको मजीद बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, ठीक है जी। ये मुगीसा ने हैंड रेज किया जी, बोले क्वेश्चन आप करें जी। चले जी, हैंड नीचे चला गया। सर क्वेश्चन नंबर 41 को डिफाइन कर दे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 41। 41 तक मैं अभी जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 34 है द स्मॉलेस्ट। जी जी आतिफ बोले। सर सॉरी फिर इंटरप्ट किया। लेकिन सर जैसे तमाम पार्टिसिपेंट्स बार बार ये कह रहे हैं फलाना बता दें फलाना बता दें, इस तरह भी टाइम ज़ाया। जैसे आप सर पहले लगे तो मैंने यही अर्ज की नहीं, मैं थी वैसे ही चल सारे रहा के हूँ, सारे मैं कि वैसे ही चल जिनको रहा कोई हूँ। सर ये किसी एक में भी कंफ्यूजन होगी ना उसका भी क्लियर हो जाएगा। मतलब 1 बाय 1 पार्टिसिपेंट का एक बंदे का एक क्वेश्चन भी हो ना सर, 40 क्वेश्चन तो बनते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह अगर वो कंटिन्यूसली चलते जाएं तो वो आसानी हो जाएगी और सबको जी सर बेटा, पता भी थोड़ा चल सा जाएगा। टाइम का ख्याल रखें, ठीक है। मैं सारी ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारी ही करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। आप करते हैं, फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ दरमियान। अच्छा जी, 32 है, इसको मजीद क्लियर कर लेंगे। स्टर्नम क्या है जी? स्टर्नम वेरी सिंपल है, ये हमारे चेस्ट के अंदर पाई जाती है, ये हमारे सेंटर में ये हड्डी होती है। इसका काम होता है, ये जो हमारी ट्रू रिब्स है इनको आपस में जोड़ना होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ जाके अटैच होती है, ठीक है। ये हमारे सेंटर में ये हड्डी होती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। का जो स्मॉल सेल है, पूरी बॉडी के हर ऑर्गन के जो है वो सेल से मिलकर बना है ना, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये याद रख ले आप लोग। तो आरबीसी आप लोगों ने लगाना है जहां भी ये आ जाए। नेक्स्ट है इसकी जगह तो हाँ जी इसके एक जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म भी है ना जी, वो लेकिन वो स्पर्म इससे नहीं, सबसे स्मॉल जो है वो रेड ब्लड सेल, ठीक है। ओके विच हार्मोन कंट्रोल शुगर? तो शुगर जी कौन कंट्रोल करता है? तो शुगर को इंसुलिन कंट्रोल करती है। वो जब हम कोई चीज मीठी खाते हैं, जैसे फर्ज करें हमें मिठाई मिल गई है तो हम बहुत ज्यादा मिठाई खा लें, तो फौरी पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलेगा और इंसुलिन क्या करेगा, पकड़ के जितनी शुगर हमें जरूरत है उतनी हमें दे देगा, बाकी जो है वो क्या करेगा, यूरिन के थ्रू पास आउट करा देगा, ठीक है, थ्रू नेफ्रॉन, ठीक है। तो इंसुलिन कंट्रोल करता है। पटेला क्या है जी? पटेला आप लोगों को पता है सेसमॉइड बोन है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम सेसमॉइड बोन्स है। तो सेसमॉइड बोन वो होती है जो चिपटी हो, बिल्कुल जिस तरह ये पटेला है, नी कैप है, ये जो हमारे गोटे के ऊपर ये गोल सी नहीं हड्डी सी फेर रही, इसे सेसमॉइड जी बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हीमोस्टेसिस। याद रखें, हीम का मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है उसको एक ही जगह पे कंट्रोल करके रखना, ठीक है, मुस्तकिल रखना। तो इसका ए ऑप्शन है हीमोस्टेसिस। होमियो नहीं है, ये अक्सर आप लोगों ने गलत इसलिए लगा दिया। हीम का पता ध्यान रखना, हीम हेमाटोमा से निकला है। हीम जो है वो इससे जो है वो हेमाटोमा से निकलता है और हीमोस्टेसिस का राइट आंसर है। इन न्यूबॉर्न में भी बोन्स आर लाइक किस तरह होती है? कार्टिलेज की शेप में होती हैं। कार्टिलेज क्या होती हैं कि बोन्स जो होती हैं वो नरम होती हैं, जिस तरह हमारे कान की हड्डी है, ठीक है, देखें नरम है बिल्कुल, नाक की हड्डी है बिल्कुल नरम है। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां जो है वो कार्टिलेज की फॉर्म में होती हैं और 300 के राउंड अबाउट होती हैं, ठीक है। और जब बच्चा जैसे ही बड़ा होता जाता है, यही कार्टिलेज सॉलिड फॉर्म में कंपोज हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं और 206 पे आके रुक जाती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। हाउ मच कैल्शियम हैव अ बोन? तो कैल्शियम में 67% कैल्शियम में जो है वो बोन में होता है। इसको आप लोग रटा लगा लें या जैसे भी समझें, ये एक रिसर्च है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 67% जो है वो बोन के अंदर कैल्शियम होता है। बाकी फास्फोरस भी होता है और भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आगे रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाहिद रेड ब्लड सेल्स का काम ही ये है कि वो हीमोग्लोबिन के जरिए, हीमोग्लोबिन ऐसी चीज है जिसे हम एच भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ती है और वो किस में होती है? रेड ब्लड सेल्स में होती है। इसी वजह से उसका उनका कलर भी रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिलती है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है।
तो इस रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन एथलीट टू हैव अ हाई एब्सोल्यूट VO2 मैक्सिमम 41 जी 41 ट्रिकी सवाल था। इस तरह के पेपर PPSC में बड़े आ जाते हैं, ठीक है। क्यों ट्रिकी था जी, मैं बता देता हूँ। सब लोग ये समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत तो हमें मैराथन में होनी चाहिए, और आप सब लोगों ने मैराथन लगाया होगा क्योंकि वो 42.1195 जो है वो किलोमीटर की रेस होती है। अब वो इतनी लंबी रेस है, ठीक है, उसमें हमें चाहिए। लेकिन भाईजान इसका राइट आंसर है रोइंग। रोइंग क्यों रोइंग है, मैं बताता हूँ क्यों रोइंग है जी, मैं बताता हूँ क्यों रोइंग है। अब देखें, रोइंग का इवेंट अगर आप लोगों ने देखा है ओलंपिक्स के अंदर, तो ये इसका टोटल पानी के अंदर जो कश्तियां ये दौड़ाते हैं 2 किलोमीटर होता है फासला, 2 किलोमीटर की रेस होती है। अब देखिए, जब आप रेस लगा रहे हैं ना किसी के साथ, तो रेस में आप लेग्स इसमें चलाते हैं, आप हाथ चलाते हैं। रोइंग में दोनों चीजें चलती हैं, हाथ भी चलते हैं, हाथ से चप्पू चलते हैं, और लेग से नीचे एक उनके मशीन लगी होती है गोल, वो चलती है, ठीक है। तो क्या होता है जी, आपको मैक्सिमम पावर हर वक्त एक्सेलरेट आप कर रहे होते हैं, अपनी ताकत ज्यादा लगा रहे होते हैं, आप 2 किलोमीटर तक ताकत लगाना, जबकि हमारा एनारोबिक सिस्टम जो है वो सिर्फ 1 से 3 मिनट के दरमियान फारिग हो जाता है, ठीक है। तो देखें 2 किलोमीटर यानी कि कम से कम आपने 15 मिनट 20 मिनट आपने एक कंपटीशन खेलना है, ठीक है। उसमें आपने हर टाइम एक्सेलरेट करना है, अपनी फुल पावर लगानी है। तो वहां पे आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन, आपके लंग्स की कैपेसिटी बड़ी चाहिए होगी, बड़ी ऑक्सीजन चाहिए होगी आपको, ताकि आपकी जो कंजप्शन हो रही है एनर्जी की और ऑक्सीजन की, वो मीट अप हो सके, जो हमारा रिएक्शन है एनर्जी प्लस ऑक्सीजन वाला, वो पूरा हो सके। समझ आ रही है। अब मैराथन में क्या होता है, मैराथन में एक पेस होता है, एक पेस के साथ एक एथलीट दौड़ रहा है, बस उसने उस पेस को बढ़ाना नहीं है, वो उसी एक पेस से दौड़ रहा है। तो वहां पे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीजन उसको मिलती जा रही है और वो चलता जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर जो है वो अपनी जो अडेप्टेशन हैं लंग्स की वो करवाई हुई है, ठीक है। तो रोइंग जो है वो बड़ा हैवी किस्म का, हार्ड किस्म का इवेंट है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। E42 है the following the depletion of muscle phosphoprotein storage for intense sprint exercises। मतलब ये पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल हुआ है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट थी, ठीक है। कि आपके फास्फोक्रेटिन, यानी कि फर्ज कर ले, अब भागते हैं जब हमारी, तो हमारी एनर्जी जो है वो फास्फोक्रेटिन जो है वो स्टोर जो है वो डिप्लेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब हम बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी कि फुल स्पीड से कोई काम करते हैं ताकत से, विच इज ट्रू ऑफ द टाइम कोर्स फॉर कंप्लीट रीसिंथेसाइज ऑफ दीज स्टोर्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सही है ये एक, अब देखिए इसमें साइंस इन्वॉल्व है, उन्होंने एक चीजें अप्रोक्सीमेटली निकाली हुई है पहले से ही लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो वो कहता है जी आपकी, अगर आप फुल ताकत से काम कर रहे हैं और ताकत से काम करने के बाद आप जब रेस्ट करते हैं, कितने सेकंड्स आप रेस्ट करेंगे, 45 से 60 सेकंड अगर आप रेस्ट कर ले फुल ताकत से काम करने के बाद, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी दोबारा से उतनी चली जाएगी, और जो एनर्जी अंदर पड़ी थी वो आपके मसल्स को दोबारा से रिकवर कर देगी। तो 45 से 60% इसका राइट आंसर है, यानी बी राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको इस तरह आप थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट है जी, विच इज ट्रू टू हाउ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी ऐसी बात सच है, ये सही है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। अच्छा, एक पहले मैं बात बता दूं, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स में और लिवर में स्टोर होते हैं, 2 जगहों पे हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। और जब इन्होंने बर्न होना होता है, हमें एनर्जी तो नहीं होती है, तो दोबारा ये ग्लूकोज में वापस होते हैं, और ग्लूकोज बर्न हो जाता है, हमें एनर्जी दे देता है। स्टोर सिर्फ ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं, बर्न जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं। पहले तो ये क्लियर कर ले, ये सवाल आ सकता है, इसीलिए आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कितने किलोग्राम, कितने लीटर, कितनी कैलोरीज, कितना, कोई पैमाना नहीं है हमारे पास कि हमारे मसल में या लिवर में स्टोर हो। तो उन्होंने पैमाना छोटा सा बनाया हुआ है। पैमाना क्या बनाया हुआ है, पैमाना ये बनाया हुआ है, डी ऑप्शन देखे, ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन इन मसल इज अबाउट 2 टाइम्स ग्रेटर देन इन लिवर। यानी मसल्स में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होती है, और कितनी ज्यादा स्टोर होती है, 2 टाइम्स, लिवर से 2 टाइम्स। यानी लिवर में फर्ज करें 2 एक ऑप्शन है, तो 4 जो है 4 गुना किस में होगी,
वो मसल्स में स्टोर होगी। तो डी ऑप्शन है इसका। हमेशा इसको ये ऐसे ही समझ लें आप लोग, जिस तरह आपके पास किलोग्राम वाले बट्टे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो आपने चीज इस तरह की रख ली है उसकी बराबरी के लिए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे लिवर में अगर 10% स्टोर हुई है तो 20% हमारे मसल में होती है, यानी कि उससे डबल होगी लिवर से। तो ये एक इस तरह का ट्रिकी सा सवाल था। नंबर 44 है जी, which of the following is most important for regulating blood glucose concentration during endurance exercises? ठीक है सर, जब सर 43 का जो है ग्लाइको जी जी बोले, मेरी आवाज नहीं आपकी मुझ तक आ रही। भैया आपकी आवाज नहीं मुझ तक आ रही जी। अगर मेरी आवाज आ रही है तो 44 जी सर ये जो है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज वाला, ये 4 टाइम नहीं होगा? नहीं, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स नहीं है, ये क्लियर कर ले, ये 2 टाइम्स, ठीक है। कहीं पे ये गलत आंसर दिया हुआ है तो मसला नहीं है, ठीक है। 2 टाइम्स है, ये याद रख ले। Which of the following is most important for regulating blood glucose? हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो हम बार ग्लूकोज और ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो याद रख ले सबसे पहला एनर्जी सोर्स हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का यूनिट ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट, और बर्न जो होते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मसला क्या है? मसला ये है, हम जब इंडोरेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, इंडोरेंस एक्सरसाइजेस वो होती हैं बर्दाश्त वाली एक्सरसाइज, लंबी एक्सरसाइजेस, 3 किलोमीटर रेस, 15 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस होगी, ठीक है, फुटबॉल होगी, ठीक है। तो लंबे इवेंट जो होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बार बार ब्लड से, हमें ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को फेंके रखती है जब भी हमें जरूरत होती है, और हम अपनी परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं। तो वो एक हार्मोन है जी, ये हार्मोन है ग्लूकागॉन, और ये भी पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज से 2 ही हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है, और एक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, उसके अंदर ही ये मौजूद होते हैं। समझ आ गई इस चीज की? तो ग्लूकागॉन इसका सही आंसर है। और नंबर 45 है, in which of the following track events would approximately 50% of the total ATP be derived from aerobic pathway और 50% for anaerobic pathway? ये भी एक ट्रिकी सवाल था कि 50% एरोबिक और 50% हम लोग जो है वो, यानी 50% हम लोग जो है वो मसल्स में स्टोरेज ऑक्सीजन यूज करते हैं, और 50% हम बाहर वाले सोर्स से लेते हैं। बाहर तो आम फिर रही है, 21% हमारे फजा के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक पाथवेज जो हैं एटीपी के, ठीक है, वो पूरे होते हैं जी। किस में होते हैं? अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिकली अगर ये गेम्स खेली है, 200 मीटर 400 मीटर दौड़ी है, या 800 मीटर दौड़ी है, या 1500 मीटर दौड़ी है, उनको पता तो बहुत जल्दी चल जाएगा, वो ये चीज गैस कर लेंगे कि अच्छा ये इसका सही आंसर है। अब जिन्होंने ये प्रैक्टिकली नहीं खेली या उनकी बॉडी इससे नहीं गुजरी, तो उनके लिए ये रट्टा ही लगाना पड़ेगा अल्लाह के करम से। मैं बताता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि ये है क्या। 200 मीटर प्योरली स्प्रिंट रेस है, हमें बाहर की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और ये 18 से 20 सेकंड के दरमियान खत्म हो जाती है। और मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि 1 मिनट से 3 मिनट के दरमियान वाली एक्टिविटीज जो हैं ये हमारी किस में आती हैं? एनारोबिक में आती हैं, जिसमें हमारे मसल्स के अंदर स्टोर ऑक्सीजन से ही हम अपनी रेस को मुकम्मल कर लेते हैं। अब 200 मीटर तो इसमें से वैसे ही निकल गया, क्योंकि ये तो टोटली 100% कौन सा सोर्स इसमें आएगा? एनारोबिक आएगा। 400 मीटर जो है इसमें 80% एनारोबिक आता है, मुझे पानी दो। 20% एरोबिक आता है, और 80% क्या आता है? एनारोबिक आता है 400 मीटर में। अगर आप लोग ये दौड़े या आप लोगों को पता हो, या थोड़ा बहुत आप इसकी गहराई में जाए तो। लेकिन 1500 मीटर ऐसी इवेंट जो है ये टोटली एनारोबिक है। आपको एक्सटर्नल, आप 1-2 मिनट के बाद आपका एनारोबिक टोटली बंद हो जाना है और एरोबिक शुरू हो जाना है, और 1500 मीटर रेस जब तक खत्म नहीं होगी आपका एरोबिक ही चलेगा। और 800 मीटर ऐसी रेस है, लाइट आ गई, वाहिद रेस है 800 मीटर ऐसी कि जिसमें आपको क्या चीज चाहिए होती है? 50% आपको एरोबिक और 50% एनारोबिक आपको चलना पड़ता है। यानी आप पहला चक्कर पूरा
400 मीटर का। भाई ये लेता पहना के मुगीसा आपने जाके बोलना नहीं है, मुगीसा आपने माइक ऑफ कर लें या फिर या बोले ना। अच्छा, या तो आप ऐसा कर लें कि 800 मीटर दौड़ जो है इसके 2 चक्कर होते हैं ट्रैक के। पहला चक्कर आप पूरी ताकत के साथ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, और जिसमें आपका एनारोबिक चलता है। फिर अगले चक्कर में आपका एरोबिक स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह 50% जो है वो एनारोबिक और 50% एरोबिक यूज होता है। तो 800 मीटर इसका राइट आंसर है। विच इज मोस्ट लाइकली टू एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ अ मसल फाइबर। ठीक है, कौन सी जो है वो इसमें ऐसा है कि जो which is most likely to extend the entire length of muscle fiber। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी जो पूरे मसल की फाइबर की जो मसल का जो फाइबर है उसकी लेंथ जो है वो उसको एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो एक है सार्कोमेयर, एक है मायोफाइब्रस, एक मायोसिन फिलामेंट, एक एमलाइन है। तो इसका मेरे ख्याल में मायोफाइब्रल है। ठीक है, मायोफाइब्रस जो है वो ऐसी जगह है जहाँ से ये फाइबर जो है जब हम ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो मसल बड़े होते हैं वो दरअसल बड़े हो रहे होते हैं। वहां पे फाइबर्स जो होते हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ रही होती, उनका साइज बढ़ रहा होता है। और कहाँ से साइज बढ़ रहा होता है? मायोफाइब्रस से बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग लगा लें 46 का बी मायोफाइब्रस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 47 along with the nervous system which are other system controls the internal environment homeostasis। ठीक है जी, ज़ैबुन निसा हाथ खड़ा किया, बोले जी। जी ज़ैबुन निसा मैडम ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप सवाल करें। ने उसका है वो 45 का 800 बोला है ना, अब 800 उसकी ऑप्शन है जी 800। तो सर ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी 47 है जी, शुक्र है लाइट आ गई है, अब मैं चल जाऊंगा आप लोग के साथ। अच्छा जी 47 along with the nervous system which other system control the internal environment। नर्वस सिस्टम जो है वो और दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनका कंट्रोल कौन जो है वो करता है, या होम्योस्टेसिस 37 सेंटीग्रेड ग्रेड पे कौन इनको रखता है? तो याद रख ले जी, एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है। पीछे एक क्वेश्चन भी आ गया था कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है। सॉरी, एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन इसका राइट आंसर है। 48 है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। क्या ये सही बात है? तो ये सही बात नहीं है जी, ये गलत बात है। लेकिन ये इतनी भी गलत बात नहीं है, मजे की बात ये इतनी गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जनाब। ठीक है, तो ना तो ये ट्रू है ना फॉल्स है, क्योंकि ब्रेन में इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी है, क्या है, ब्रेन भी है। लेकिन इसलिए फॉल्स तो नहीं हो सकता ना, ट्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट रेलेवेंट, डी आएगा। तो 49 है विच स्ट्रक्चर, 49 पे आ जाए जी, विच स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम आते हैं जी यहाँ पे, विच स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। तो इसका मैंने एक्सॉन टर्मिनल लगाया हुआ है। जिन बच्चों ने मेरे पास एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने वहाँ पे आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को बकायदा ये पढ़ाया था, इस तरह मैंने हाथ की शेप की थी। ठीक है, कि न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था कि ये एक्सोन, डेंड्राइट्स, आप लोग को याद होगा, सेल बॉडी, ये मैंने बताया था, आप लोग को अच्छी तरह पढ़ाया था। तो एक्सोन जो टर्मिनल्स होते हैं इनके साथ आके डेंड्रॉइड्स आके मिलते हैं, और फिर उन डेंड्रॉइड्स का दूसरा हिस्सा एक्सोन होते हैं, तो फिर एक्सोन से फिर आगे डेंड्रॉइड्स। इस तरह पूरे न्यूरॉन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फिर जो है वो नर्वस सिस्टम इन्हीं के जरिए काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है एक्सोन टर्मिनल। ड्यू टू एजिंग देयर इज अ इनएफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो सॉरी, ड्यू टू एजिंग देयर इज अ इनएफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एज के साथ साथ क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है। पूरी बॉडी के तमाम सिस्टम्स ही स्लो होते जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उनका स्लो होने का जो अमल है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वगरना बूढ़े आपने होना ही है, डी जनरेटिव चेंजेस आपकी बॉडी में आनी है।
तो रिडक्शन ए इसका आंसर सही है जी। नॉर्मल एडल्ट गॉल ब्लैडर कैपेसिटी, जो हम नॉर्मल एडल्ट है हम लोग, हमारे जो यूरिन है, यूरिन स्टोर करना कितना कर सकते हैं, तो 200 से 400 मिलीलीटर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करीब ऑप्शन है वो 200 से 300 मिलीलीटर है, सो सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे जी 52, विच ब्रेन लोब इफ इंजर्ड रिजल्ट्स इन मेमोरी लॉस, इम्पेयर्ड हियरिंग। जब ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है कि उसके ऊपर अगर इंजरी हो जाए तो हम लोग की एक तो मेमोरी चली जाती है और साथ में हम लोग हेयरिंग भी हमारी चली जाती है, हमारे कान भी बंद हो जाते हैं। तो ये मैंने लगाया हुआ है आई थिंक 52 का हम राइट निकाल लेते हैं, ये कैलकुलेटेड है इसलिए 52 का सी लगाया हुआ है जी। तो सी इसका राइट ऑप्शन है जी। सी इज टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन आप लोगों को पता है ये वाला ऐसा हिस्सा है कि यहाँ पे अगर आप लोग को हिट हो जाए कोई चीज, फर्ज करें आप खड़े हैं, ऊपर से किसी ने मुक्का मार दिया या कुछ छत गिर गई है या कोई बट्टा लग गया आपको या कोई चीज भारी आपके सर पे लग गई है, किसी ने स्टिक मार दी है, तो डंडा मार दिया, तो क्या होगा, एक तो हम फौरी बेहोश होकर गिरेंगे, हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा और साथ ही हमारी मेमोरी भी एक दफा लॉस हो जाएगी। और जब हम दोबारा होश में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेमोरी आएगी, हमें याद आहिस्ता आहिस्ता जब हम होश में आएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैं क्रिकेट में कैच करने लगा था, मैंने डाइव लगाई, फिर एक बंदे के अंदर ये मेरा टेम्पोरल बोन वाला हिस्सा सीधा जाके ठक करके लगा था, तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था 10-15-20 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं जब होश में आया तो ये अमल मेरे साथ हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेमोरी वापस आई कि मैं इधर मैच खेलने आया था, मैं ये मेरे दोस्त हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें वापस आती हैं। तो वेरी सिंपल टेम्पोरल बोन है जी। इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कैन कॉज द पाम ऑफ द हैंड टू स्वेट। जब आप पे इमोशनल स्ट्रेस आती है तो आपके हाथों के अंदर पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सा ग्लैंड है जी जो ये सारा काम करवा रहा है? तो इसका राइट आंसर हम लोगों ने जो लगाया हुआ है वो कौन सा लगाया, एक्रीन ग्लैंड। एक्रीन ग्लैंड की अगर आप एनाटॉमी पढ़े, उसको अभी गूगल आप लोग करें या अपनी बुक्स पे देखें, तो एक्रीन ग्लैंड जो है वो हमारे हाथों और पाँव की जो फिस्ट है इनमें पसीना लाता है, ठीक है, जब हम इमोशनली किसी वजह से स्ट्रेस में आते हैं। कोई हमें, सर आपने अडर्नल ग्लैंड लगाया था ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन लगाई थी। मैंने डी लगाई हुई है, बी एडर्नल ग्लैंड वाला। नहीं ये बी नहीं है, ये डी है। वो पता है क्या हुआ है इसमें, देखें मुझसे गलती हुई है। गलती ये हुई है, मैंने इधर एक्रीन के साथ भी बी लिख दिया है, इसको मैं डी कर देता हूँ, इसके साथ डी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। वो देखें बी लिखा हुआ था, मैंने अभी डी किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगर ये मुझसे गलती हुई, माई मिस्टेक थी, माई मिस्टेक, माजरत, ठीक है, लिखने में गलती हो जाती है। अच्छा जी, तो इसका एक्रीन ग्लैंड है जी, इसको आप कंफर्म करते हैं। 54 है जी। 54 पे चलें जी। विच हार्मोन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको कम कर देता है? तो कौन सा हार्मोन है जी? तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो मेरे ख्याल में तो कोर्टिसोल है इसका 54 का। आप इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो 54 का जो है जनाब डी ऑप्शन है। सर आपने इसका इंसुलिन लगाया है। जी इंसुलिन ही है, इसका इंसुलिन ही है। सर इंसुलिन, आंसर भी इंसुलिन ही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वही कम करता है। जी इंसुलिन ही है, बिल्कुल इंसुलिन ही है। मुझसे विच हार्मोन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हमारा ग्लूकोज लेवल को कम जो है वो इंसुलिन करता है। ये बीमारी भी आप लोगों को पता है, शुगर कोई इंसुलिन के टीके लोग लगवाते हैं क्योंकि उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन इज द राइट ऑप्शन। 55 is a continuous process whereby bone is created and destroyed is known as, ये रीमॉडलिंग है जी, ये कंफर्म कर लें। ये आप लोगों के ग्रुप में किसी ने मुझसे फॉर्मेशन ऑसिफिकेशन पूछा भी था। तो रीमॉडलिंग जो है इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन और ऑसिफिकेशन दोनों जब इकट्ठी होकर काम करती हैं, तो जब मुकम्मल एक हड्डी टूटने के बाद या हड्डी के सेल्स डैमेज होने के बाद दोबारा सही होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को रीमॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो रीमॉडलिंग इज द राइट आंसर। 56 आ जाए जी। व्हेन ऑक्सीजन पासेस थ्रू द एलोबुलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। जब वैसे तो ये केमिस्ट्री की टर्म है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जी जब ऑक्सीजन और, यानी कि जब एलोबुलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाता है, तो इस शामिल होने वाले इस प्रोसेस को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। ये तो इसका ऑप्शन राइट भी है। 57 the human body ability to maintain a relatively constant internal temperature is an example of what?
तो होम्योस्टेसिस है जी रिलेटिवली कांस्टेंट टेंपरेचर 37 सेंटीग्रेड कौन रखता है जी इस पूरे कौन सी ऐसी टर्म है जो इसको बोली जाती है इसके लिए, तो होम्योस्टेसिस है। नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द एक्वियल स्केलेटन, तो ये मैंने डेल्टॉइड करवाई थी, मैंने शायद रात को कंफर्म करा दी थी कि हेरोइड जो है वो नहीं है, डेल्टॉइड है। डेल्टॉइड बोन जो है वो पाउंड में होती है, आई थिंक टार्सल बोन है मेरे ख्याल में, ठीक है, तो इसीलिए ये इसका हिस्सा नहीं होती, तो राइट ऑप्शन ए इसका। 59 है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बोन इज टू मेक अ रेड ब्लड सेल, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज, तो ब्लड आपको पता है रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, और बोन मैरो कहाँ पे होता है, बोन मैरो हड्डी के दरमियान में होता है, जो पोता होता है। ये शादियों पे हम जब लोग जाते हैं तो एक बड़ी सी जो हड्डी होती है उसको हम पकड़ने के बाद ठक ठक अपने हाथ से निकालते हैं, तो उसके अंदर से एक जो है वो थिक किस्म की जो है वो माया सा निकलता है, वो खाते हैं, बड़े मजे का होता है, तो वही बोन मैरो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बोन इज टू मेक रेड ब्लड सेल, व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेमोलाइसिस, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, नहीं सॉरी हेमोपियोसिस, ठीक है, हेमोपियोसिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, इसको आप लोगों ने कंफर्म कर देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सर आपने इसकी बी ऑप्शन दी थी, दी दिया जी, मैंने बोल दिया दोबारा कि हेमोपियोसिस इसका बी ऑप्शन ये है जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन, तो इनमें से लॉन्ग बोन कौन सी है, तो मेटाकार्पल, कार्पल, टिबिया, ह्यूमरस, बड़ा ट्रिकी सवाल था। कार्पल जो होती हैं वो लॉन्ग बोन नहीं होती, वो गोल गोल बोन्स होती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कार्पल के ऊपर टिक करना है। वेयर इज द हेवाइड बोन, कहाँ पे होती है जी, हमारी नेक में होती है, यू शेप बोन होती है,